की अध्यक्ष श्रीमती हेमलता कुशवाहा जी, उनकी सुपुत्री सुश्री अरुणिमा जी, माननीय मंत्री श्री नंद किशोर यादव जी, श्री मंगल पांडे जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, श्री नितिन नवीन जी, श्री संजीव चौरसिया जी, पटना की महापौर श्रीमती सीता साहू जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री राधा मोहन शर्मा जी, श्री रूप नारायण मेहता जी, मंच पर बैठे तमाम हमारी पार्टी के नेतागण और यहाँ स्वर्गीय सुरेंद्र कुशवाहा जी की पुण्यतिथि को मनाने के लिए एकत्र मित्रों, बहनों और भाइयों, मित्रों, मेरे पूर्व के लोगों ने विस्तार से सूरज जी के बारे में बताया है और यहाँ बैठा एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका बहुत मित्रवत, बहुत नजदीक का संबंध सूरज जी से नहीं रहा होगा। और मैं जब पहली बार 1990 में विधायक बना, उस समय सूरज जी मेरे चुनाव के अंदर प्रमुख भूमिका का निर्वाह करते थे। परंतु ये 30 साल पुरानी बात हो गई। तब से लेकर आज तक सूरज जी से कैसा संबंध रहा कि जब उनकी मृत्यु का समाचार मिला तो लगा जैसे कि कोई किसी ने मेरा दाहिना हाथ काट दिया। मैं उनके बिना राजनीति की कल्पना नहीं कर सकता था। मेरे हर चुनाव में, मेरे हर काम में व्यक्तिगत तौर पर भी जिस प्रकार से मदद किया करते थे। औरंगाबाद संजय में और मित्रों, किशोर जी ने, मंगल जी ने, सब लोगों ने बहुत सारी बातों को बताया है, लेकिन यहाँ बैठे लोगों को यह भी मालूम है कि सम्राट अशोक वो कुशवाहा समाज से आते थे, इसको सूरज जी ने स्थापित कर दिया। बड़ा विवाद हुआ देश भर में, बहस चली इतिहासकारों के बीच में कि कौन सुरेंद्र कुशवाहा जो कहता है कि सम्राट अशोक एक कुशवाहा बिरादरी से आते थे, और ये सूरज जी की, ये सुरेंद्र कुशवाहा थे जिन्होंने और सम्राट अशोक की जयंती मनाना प्रारंभ किया। उसके बाद तो सभी राजनीतिक दलों में होड़ मच गई सम्राट अशोक की जयंती मनाने की। आपको शायद याद नहीं होगा कि बिहार सरकार ने सम्राट अशोक की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश देने का ऐलान किया। यह केवल सुरेंद्र कुशवाहा जी के ही कारण यह संभव हो सका। मित्रों, इतनी कम उम्र में चले गए। आज के समय में जहां लोग 80 साल 90 साल तक जीवित रहते हैं, एक व्यक्ति जिसको बहुत आगे तक जाना था, बहुत दूर तक जिसको जाना था, वो अपनी यात्रा बीच में छोड़कर चला गया। मित्रों, हम सब लोग दुखी हैं और आज उनकी पहली पुण्यतिथि उनके परिवार के सभी लोगों के साथ और इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ हम उनकी पहली पुण्यतिथि को मना रहे हैं। मित्रों, जब हम सूरज जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं तो अभी रविशंकर जी ने बड़े विस्तार से नागरिकता संशोधन विधेयक का जिक्र किया है। मित्रों, मैं केवल कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा। इस देश की खासियत रही है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर किसी को धार्मिक प्रताड़ित किया गया है तो भारत एक ऐसा देश है जिसने उन लोगों को गले लगाने का काम किया है। ये हमारी परंपरा रही है। यहूदी समाज दुनिया का एक बड़ा ताकतवर समाज है और पूरी दुनिया में उनको धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया गया, प्रोसिक्यूट किया गया। उनको अपना जान बचाकर, अपना धर्म बचाकर दुनिया के देशों से भागना पड़ा। लेकिन अकेला भारत एक ऐसा देश था जिसने यहूदियों को पनाह दी, उनके पूजा गृह को बनाने के लिए जमीन देने का काम किया। मित्रों, उसी प्रकार पारसी समाज, ये ईरान का पारसी समाज
ईरान इस्लामिक देश था, इस्लामिक देश है। वहां जब पारसियों पर अत्याचार होने लगा धार्मिक कारणों से, तो पारसी समाज के लोगों को पलायन करना पड़ा। और उनको जगह किसने दी, उसने शरण किसने दिया? भारत ने पारसी समुदाय को अपने गले लगाया, उनको शरण देने का काम किया। इतना ही नहीं तो मित्रों, बाहरी समाज, ईरान में रहने वाला छोटा समाज बाही समाज, और आप दिल्ली में जो लोटस टेम्पल देखते हैं वो बाही समाज का टेम्पल है। उस बाही समाज के लोगों को भी भारत ने जगह देने का काम किया। मित्रों, जब दलाई लामा, हम सब लोगों ने दलाई लामा का नाम सुना है, जब चीन के अंदर जब दलाई लामा उनके अनुयायियों पर अत्याचार होने लगा, 1959 में दलाई लामा को चीन तिब्बत छोड़कर भारत आना पड़ा था। ये बौद्ध धर्मावलंबियों पर अत्याचार होने लगा, तो 1 लाख से ज्यादा दलाई लामा के अनुयायियों को, बौद्ध धर्मावलंबियों को हमने भारत में जगह देने का काम किया है। जो मित्रों, ये हमारी परंपरा रही है। उससे आज अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अगर उनको प्रताड़ित किया गया तो कहां जाएंगे, कहां उनको जगह मिलेगी? और एक चीज और बता दें, 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आए हैं उन्हीं लोगों को नागरिकता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये खुला निमंत्रण है कि जो आना चाहे आ जाए। हमने 31 दिसंबर 2014 के पहले जो हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई जो भारत में आ चुके हैं, लाखों की संख्या में आ चुके हैं, लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिली है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, वो जमीन नहीं खरीद सकते हैं, तो क्या करें? क्या वापस उनको भेज दें पाकिस्तान ताकि उनका धर्म परिवर्तित हो जाए? क्या उनको वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए? क्या हमारा ये दायित्व तो नहीं बनता है कि जो 31 दिसंबर 2014 के पहले जो हिंदू, और वो इसलिए प्रताड़ित हुए क्योंकि वो हिंदू थे, अगर वो मुस्लिम होते तो उनको प्रताड़ित नहीं किया गया होता। मंदिरों को तोड़ दिया गया, उनकी बहु बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, उनको धर्मांतरण करने के लिए बाध्य किया गया। केवल क्यों? क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इस्लामिक राज्य है। और आपको मालूम है कि नेहरू, पंडित नेहरू और लियाकत अली खान एक समझौता हुआ 1950 में, और उसकी शर्त थी कि भारत में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी रक्षा का दायित्व भारत सरकार का होगा, और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी रक्षा का दायित्व पाकिस्तान की सरकार का होगा। हमने समझौते का पालन किया, और एक मुसलमान बता दी कि इस देश के अंदर धार्मिक आधार पर किसी मुसलमान को प्रताड़ित किया गया हो, और वही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ने नेहरू लियाकत समझौते का सम्मान नहीं किया, और लाखों की संख्या में हिंदुओं को वहां से अपनी जान बचाकर, अपनी बहु बेटियों की इज्जत बचाकर और भारत में आकर शरण देना पड़ा। तो मेरे दोस्तों, क्या उन लोगों को अगर नागरिकता देने का निर्णय सरकार ने किया है, इसमें क्या गलती किया है? क्या ये हमारा दायित्व नहीं था? और मैं नहीं समझ पाता हूं कि बिहार में तो एक भी इन 3 देशों से आने वाला एक भी शरणार्थी नहीं है, उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं है। ये जो भी शरणार्थी इन तीनों देशों से आए, वो या तो आसाम के अंदर है, बंगाल में है, पंजाब में है, गुजरात में है, राजस्थान में है। तो जिस बिहार में एक भी शरणार्थी नहीं आया, एक भी शरणार्थी नहीं जिसको नागरिकता मिलेगी, फिर क्यों विरोध किया जा रहा है? फिर उत्तर प्रदेश में क्यों विरोध किया जा रहा है? और मित्रों, एक बात का मैं और जिक्र करना चाहूंगा जिसका विस्तार से रविशंकर जी ने जिक्र किया है। ये जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, ये क्या है? जनसंख्या रजिस्टर। और ये किसके कार्यकाल में लागू हुआ? तो जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, और जब 9 में हट गए तो भी उनकी पार्टी के समर्थन से दिल्ली की सरकार चल रही थी।
इतने ताकतवर मंत्री थे, इतने ताकतवर नेता थे लालू जी कि उनके इशारे पर केंद्र की सरकार चलती थी। और ये नागरिकता रजिस्टर, ये जो पॉपुलेशन रजिस्टर है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं जनसंख्या रजिस्टर, आज इसका विरोध कुछ लोग कर रहे हैं। ये बनाने का फैसला किसके समय में हुआ? मैं बताना चाहूंगा कि 15 मार्च 2010 जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय में निर्णय लिया गया और देश भर के मुख्य सचिवों की बैठक हुई दिल्ली में 30 सितंबर 2011 को। और मेरे पास वो पत्र आरके सिंह, जो आज हमारे केंद्र में मंत्री हैं, उस समय होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने पत्र लिखा है बिहार के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी नवीन कुमार को, और वो लिखते हैं कि मुख्य सचिवों की जो 30 सितंबर 2011 को जो सम्मेलन हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया कि पूरे देश में जनसंख्या रजिस्टर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का निर्माण किया जाएगा। तो मित्रों, ये जनसंख्या रजिस्टर बनाने का निर्णय तो लालू जी आपके राज में हुआ, आपके समर्थन वाली केंद्र की सरकार के कार्यकाल में हुआ, और निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार एकता द्वारा देश में जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का निर्णय लेती है तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए 1 अप्रैल 2010 से 30 सितंबर 2010 के बीच में और सर्वेक्षण किया जाएगा। तो मित्रों, ये तो लालू जी की समर्थन से चलने वाली जो यूपीए की सरकार है, उसका भारत के राजपत्र में प्रकाशित ये निर्णय है। और 2010 में ये एनपीआर का काम पूरा हो गया। पूरे देश में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है यह बनाने का काम पूरा हो गया। और अब नरेंद्र मोदी की सरकार, चूंकि यह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, इसका संबंध जनगणना के साथ है। और मित्रों, अगर जनगणना नहीं होगी, सेंसस नहीं होगी, तो हमारे दलित भाइयों को आरक्षण कैसे मिलेगा? अगर जनगणना नहीं होगी तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में 1 वोट का क्या मूल्य है, इसका निर्धारण कैसे होगा? ये तो जनसंख्या से जुड़ा मामला, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और अब केंद्र की सरकार ने जब तय किया कि 2021 में जो जनगणना होने वाली है, उसके लिए 2020 में हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने का काम करेंगे। और मैं केवल आपको बता दूं, बैठे लोगों को एनपीआर क्या है। कोई भी व्यक्ति जो किसी गांव देहात शहर में रहता है, 6 महीने से ज्यादा जो रह रहा है, उसको कोई दस्तावेज नहीं देना है, उसको कोई प्रमाण नहीं देना है। वैसे हर एक व्यक्ति का नाम, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो अमेरिकन हो या पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी या बांग्लादेशी, सभी लोगों का नाम राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। और 2010 में बनकर तैयार हो गया। और अब क्या होगा, जिनका नाम छूट गया, जो बाद में किसी गांव के अंदर आए होंगे, वैसे लोगों का नाम राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में और शामिल किया जाएगा। तो ये तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर है, और देश के सभी राज्यों में, और इसको नोटिफाई कर दिया है। बिहार सहित देश के सभी राज्यों ने जुलाई अगस्त 2019 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाने के लिए गजट नोटिफिकेशन कर दिया। लेकिन मित्रों, जानबूझ करके, और ये जो नागरिकता संशोधन विधेयक, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एक जानबूझ करके विवाद पैदा किया गया। तो मित्रों, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। रविशंकर जी ने बहुत विस्तार से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने सारी बातों को रखा है। और जब अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया, नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया कि अभी एनआरसी बनाने का कोई निर्णय नहीं हुआ है, कोई चर्चा भी नहीं हुई है, लेकिन जानबूझकर एनपीआर का विरोध किया जा रहा है, नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया जा रहा है। इसलिए मित्रों, आज जब हम स्वर्गीय सुंदर कुशवाहा जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए एकत्र हुए,
तो कुशवाहा समाज से जुड़े सभी लोगों का भी दायित्व बनता है, पूरे समाज का दायित्व बनता है कि हम लोगों को जाकर बताएं। और अगर कोई विदेशी नागरिक है तो क्या कोई मुल्क उसको अपने यहां स्वीकार कर लेगा? मुझे तो अभी भी याद है कि 2 महीना पहले अमेरिका से 250 लोगों को चार्टर प्लेन में भारत लाया गया, क्योंकि जो भारतीय नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में जाकर बस गए थे बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, उनको अमेरिका की सरकार ने डिपोर्ट कर दिया, देश निकाला दे दिया। तो भारत सरकार ने चार्टर प्लेन से वैसे 250 लोगों को लेकर और 2 महीना पहले भारत में लेकर आए। तो क्या अमेरिका में कोई भारतीय अगर अवैध तरीके से रहेगा तो क्या अमेरिका उसको स्वीकार कर लेगा? क्या दुनिया का कोई मुल्क अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट है, कोई फॉरेनर है जो बिना अनुमति के वहां रह रहा है, तो क्या कोई देश इसको स्वीकार कर सकता है? लेकिन मित्रों, अभी एनआरसी जो नेशनल जो नागरिक का रजिस्टर है, ये नागरिक का रजिस्टर नहीं है, ये जनसंख्या का रजिस्टर है। और नागरिकता का रजिस्टर अलग है, जिसका भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। इससे मित्रों, ये जो 3 अलग अलग चीजें, नागरिकता संशोधन विधेयक, CAA, NPR, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, और तीसरा ये राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, तभी नागरिकता रजिस्टर बनाने का कोई निर्णय राज्य केंद्र की सरकार ने नहीं लिया है। इसलिए मैं अपने मुस्लिम भाइयों को भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगर पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित मुसलमान किसी एक देश में, तो उस देश का नाम भारतवर्ष है, जहां मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। इसलिए मित्रों, ये जो गलतफहमी, जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, उसको दूर करने का जो हम लोगों का दायित्व है। और हम मुस्लिम भाइयों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि आपके साथ हम कभी कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में, या जिन राज्यों में भी हमारी सरकारें रही हैं, और बिहार में हम पिछले 12-13 साल से सरकार में हैं, भाजपा जेडीयू की मिली जुली सरकार है। कोई बता दे कि राजद कांग्रेस के जमाने में जितना काम हुआ होगा मुसलमानों का, उससे ज्यादा काम भाजपा जेडीयू की सरकार में बिहार के लिए हुआ है, बिहार के अंदर हुआ है। इसलिए किसी को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वर्गीय सदन कुशवाहा जी की एक पुण्यतिथि पर उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अब जो भी बातें यहाँ पर आई हैं, हम आगे आने वाले दिनों में उन सभी बातों का पूरा ध्यान रखेंगे, और जो भी कुछ अगर निर्णय करने की आवश्यकता होगी तो उसको भी आगे आने वाले दिनों में उसको हम क्रियान्वित करने का काम करेंगे। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत की वंदे मातरम। धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रदेश मंत्री पीटी कुशवाहा जी को